इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीआरआर और एसएलआर क्या है। तो शुरू करते हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगदी आरक्षित अनुपात भी इसे कहते हैं। बेसिकली ये बैंक के किसी भी बैंक के पास में जितनी नेट नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होती हैं, या और इजी शब्दों में कहें तो एक तरीके से सारी जमा जो बैंक के पास में होती है या डिपॉजिट जो बैंक के पास में होती है, उसका एक निश्चित या सर्टेन रेशियो होता है जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और उस रेशियो भर का पैसा उस बैंक को आरबीआई के पास में कैश के फॉर्म में रखना रहता है। सब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज से कोई बैंक है ये एक, और आरबीआई ने नोटिफाई किया है कि इस 6% का, यानी कि इस बैंक के पास में जितनी भी नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स होंगी उसका 6% आरबीआई के पास रखना होगा। अब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या है? डिमांड लाइबिलिटीज़ जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गया, और टाइम लाइबिलिटीज़ मतलब फिक्स डिपॉजिट में जितना पैसा हो जमा होता है, तो वो हो गया नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। उसका जो 6% होगा, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ के रूप में जितना पैसा होगा उसका 6% जो होगा वो इस बैंक को आरबीआई के पास में कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब कैश के फॉर्म में रखने से क्या फ़ायदा होता है, आरबीआई क्यों ऐसा करता है? तो दो तीन रीजंस बेसिक मोटे मोटे इसके होते हैं। पहला तो ये हो गया, मान लीजिए कि मार्केट में कोई ऐसी खबर फैल गई कि इस बैंक में कोई घपला हो गया है, घोटाला हो गया है, स्कैम हो गया है बहुत बड़ा, तो उस कंडीशन में सभी डिपॉजिटर्स पैनिक में आ जाएंगे और इस बैंक के पास में अपने सभी पैसे लेने के लिए पहुंचेंगे। उस कंडीशन में ये जो 6% या जितना भी आरबीआई डिसाइड करेगा उस परसेंट का जो पैसा होगा आरबीआई उस कंडीशन में या उस इमरजेंसी की कंडीशन में डिपॉजिटर्स को पे करने में सक्षम हो पाएगी। तो एक तो इस चीज़ का मोटिव ये हो गया सीआरआर का। सेकेंड मोटिव ये होता है कि जैसे मान लीजिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम या बढ़ाने की कोशिश करती है। अब जैसे मान लीजिए अभी ये 6% है सपोज से, इसको बढ़ा करके आरबीआई ने कर दिया 10%। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए 1000 का जो डिपॉजिट जमा था इस बैंक के पास में उसका 10% आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा, यानी कि उसका 100 रुपये वो आरबीआई के पास में इस बैंक को रखने पड़ेंगे। अब बैंक के पास में सिर्फ 900 रुपये बचेंगे लैंडिंग एक्टिविटी के लिए। तो जब 900 रुपये बचेंगे तो 900 रुपये सिर्फ लोगों को दे पाएगी लोन के रूप में। अब जब लोन के रूप में 900 रुपये दे पाएगी तो फॉर अगर मार्केट में मान लीजिए इन्फ्लेशन की कंडीशन है जहाँ लोगों के पास बहुत पैसा है और चीज़ों के वैल्यू भी काफ़ी हाई जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब पैसा मार्केट में कम जाएगा तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में किसी हद तक सक्षम हो सकती है। सेकेंड कंडीशन लेते हैं, ये 6% था, इसको घटा करके आरबीआई ने कर दिया 3%। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बैंक होगी अपने डिपॉजिट का केवल 3% आरबीआई को इसको देना होगा, कैश के फॉर्म में जमा करना होगा आरबीआई के पास में। तो 3% इसका समथिंग 30 रुपये आरबीआई के पास में जमा करना होगा। तो अब इस बैंक के पास में लोनिंग एक्टिविटी के लिए 970 रुपीज़ होंगे। अब उस रुपये को मार्केट में लोनिंग एक्टिविटी में यूज़ कर सकती है, जिससे अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है फॉर एग्जांपल, तो उस डिफ्लेशन की कंडीशन में लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच सकता है कुछ हद तक, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली थोड़ा सा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा और मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिफ्लेशन से आरबीआई लड़ सकती है। अब हम चलते हैं एसएलआर की ओर। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बेसिकली ये भी कुछ सीआरआर जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी डिपॉजिट्स हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं बैंक के पास में, उसका सर्टेन परसेंट कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उस बैंक को रखना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंस यही है। सीआरआर और एसएलआर के बीच मेन डिफरेंस यही है, उसमें कैश के फॉर्म में सर्टेन परसेंट उस बैंक को आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, वही एसएलआर में सर्टेन परसेंट कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में स्वयं के पास भी, खुद के पास भी वो बैंक रख सकती है। तो ये हो गया एसएलआर का। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं मैं इसको। ये बैंक है, मान लीजिए कोई भी बैंक है, केनरा बैंक है मान लीजिए, जो भी अच्छी लगे आपको, एसबीआई हो गई। ठीक है, तो इसके पास में 1000 डिपॉजिटर का पैसा रखा हुआ है। ठीक है, अब आरबीआई ने बोला कि नहीं, अब तो भाई आप लोगों को 20% या 20% आप लोगों को एसएलआर डिसाइड किया गया है, उतना आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या आपको
गोल्ड इन सब में इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। तो अब बैंक ने क्या किया, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 20% था तो 1000 का 20% 200 इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। अब उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट जब करेंगे तो सिक्योरिटी क्या होती है कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता है एक टाइम पीरियड के बाद में। तो उस वो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट के बेसिस पे बैंक को थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा उस रुपए पे। सपोज से दूसरी कंडीशन लेते हैं कि ये बैंक गोल्ड में इन्वेस्ट करती है उस पैसे को, या जो एसएलआर का नॉर्म है उस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, और ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो हो सकता है ये बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट उस पर भी अर्न कर ले, तो ये फ़ायदा होता है। वहीं सीआरआर में क्या होगा, सीआरआर में चूंकि कैश में ही रख सकते हैं और उस पर आरबीआई को इंटरेस्ट भी नहीं देती है, तो उस कंडीशन में बैंक को फ़ायदा भी नहीं होता है। अब इसका भी मोटिव क्या है, एक तो बैंक रन की जो कंडीशन होती है जो मैंने पहले बताई कि सभी लोग एक साथ पैसा लेने के लिए आ जाए किसी स्कैम की कंडीशन में या किसी और अनफोर्सिन सिचुएशन में, तो उस कंडीशन में हेल्प कर सकती है बैंक, डिपॉजिटर्स को पैसा दे सकती है, हेल्प कर सकती है। सेकेंड थिंग वही मनी सप्लाई वाली चीज़ों के लिए, जैसे मान लो इसको इसको अभी 50% कर दी, सॉरी 40% कर दिया। अब 40% करने की वजह से 1000 का 40% 200 अब इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इस बैंक को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसके पास लेंडिंग एक्टिविटी के लिए सिर्फ कितना पैसा बचेगा, सिर्फ 600 रुपये बचेगा। अब उस 600 रुपये में कम पैसा बचेगा, तो उस कम पैसे जब मार्केट में जाएगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन से लड़ा जा सकता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है उसमें चीज़ों की प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है इकोनॉमी में, तो अब जब पैसा कम हो जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन से लड़ा जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर आरबीआई ने मान लीजिए डिसाइड कर दिया कि 20% नहीं ये तो भाई 40% नहीं ये तो भाई 10% रहेगा, ठीक, जब 10% किया तो 1000 का सिर्फ 10% अब इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने पड़ेगा, तो इसके पास लेंडिंग एक्टिविटी के लिए 900 रुपीज़ बच जाएंगे। तो उस पैसे को जब मार्केट में इन्वेस्ट करेगी तो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ज़्यादा होगा मार्केट में, यानी कि मार्केट में पैसा की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और जब पैसे की सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और डिफ्लेशन यानी कि उस कंडीशन में जब चीज़ों की वैल्यू काफ़ी गिर जाती है बहुत ही नीचे लेवल तक, तो उस कंडीशन में बढ़ाने में या सही करने में मदद मिलेगी आरबीआई को। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंसेस क्या हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आरबीआई के पास रखना होता है कैश के फॉर्म में सीआरआर का पैसा, और आरबीआई इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, जिसकी वजह से बैंकों को कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है। बैंकों को तरल संपत्तियों में इतना जमा करना चाहिए, इसमें इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स या फॉर्म डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, और इस सिक्योरिटी के तहत थोड़ा सा पैसा मिल भी सकता है बैंक को, क्योंकि इस गोल्ड में इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया उस वजह से, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं, अगर इसके इसके पीछे लीगल कोई रूल देखें तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मैंडेटेड है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। नेक्स्ट हम देखें तो इस सीआरआर को आरबीआई किसी भी लेवल तक बढ़ा सकती है, यानी कि 4%, 10%, 20%, 30%, तो उसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर, जैसे अभी तो ये 4% फिलहाल चल रहा है। वहीं एसएलआर की बात करें तो लीगल तौर पे इसको 40% से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, जैसे कि वर्तमान में 18% है एनडीटीएल का, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, या कहें कि जितना भी जमा है उसका। ठीक, थर्ड नंबर पे देखिए, सभी बैंकों को सीआरआर रखना पड़ता है अपने पास में। कुछ बैंकें जो डिफरेंट टाइप की होती हैं वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग में पढ़ेंगे, जिसमें रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके लिए आरबीआई रखना उनको भी होता है, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल नॉर्म्स, कुछ अलग चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं, और यही कंडीशन एसएलआर के साथ भी होती है, यानी कि उसके साथ में भी कुछ दूसरी बैंकों के लिए नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, अदरवाइज सबको एसएलआर रखना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।